कि अमेरिका अब कमांड अपने हाथ में लेना चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कमांड उनके हाथ में रहे, लेकिन अब नेतन्याहू को हटाने तक की बातें चल रही हैं। तो दोनों का आपस में टकराव के तौर पे भी तो इसको देख सकते हैं ना। जब इजराइल इतना कमजोर हो चुका है लड़ लड़ के, अमेरिका भी उसका साथ छोड़ के भागने को एक तरीके से तैयार है, तो अब तो ये लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम अपना राजदूत वापस बुला लेंगे, तो ये भी इजराइल को झटका ही दे रहे हैं ना। पैलेस्टाइन अथॉरिटी की डिमांड पर अरब लीग आज एक मीटिंग करने जा रही है, तो आईसीजे का जो फैसला है उसके लेकर वहां पे बातचीत होने वाली है। क्या कुछ निकलने की संभावना है? ईरान की क्या खुफिया जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। किरमान में दो बम फट जाते हैं, किरमान के एयरपोर्ट पे एक ही फौजी गोली चला के अपने साथियों को मार देता है, 12 पुलिस वाले पहले मार दिए जाते हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान पे हमला किया जाता है, और अब ये घटना हो जाती है। क्या ध्वस्त हो गई है खुफिया व्यवस्था वहां पे? क्या सरकार के बीच में, क्योंकि सरकार अलग एक सिस्टम पूरा चलाती है और वहां की आईआरजीसी जो है वहां के सुप्रीम लीडर के अंदर चलती है, इन दोनों के बीच में आज फिर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई विरोधाभास है क्या? और इसी वजह से यहां पे ये खुफिया व्यवस्था चौपट होती हुई दिखती है कि आज तक किसी भी हमले के बाद, चाहे किरमान वाला है, अमेरिका ने एक नाम दे दिया ISIS, ईरान ने उसको पकड़ लिया, अपनी कोई जांच करके बताया ही नहीं है। ये अभी जो ये हमले हो रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि मिले जुले हमले थे, पहले ईरान ने पाकिस्तान पे कर दिए, फिर पाकिस्तान ने ईरान में कर दिए, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं हुआ। तो ये जो चीजें चल रही हैं, क्या ये चीजें नहीं दिखाती हैं कि विरोधाभास है? जिस वक्त गाजा इजराइल जंग के चलते या फलस्तीन इजराइल जंग के चलते तमाम उंगलियां, तमाम आंखें ईरान की तरफ उठी हुई हैं, तो उस वक्त तो और ज्यादा वहां की खुफिया व्यवस्था चाकचौबंद होनी चाहिए थी। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से वहां पे हमले हुए हैं, वारदातें हुई हैं, उससे सवाल तो उठता है, क्या उन सवालों पे ईरान के अंदर कोई बेचैनी देखी जा रही है, कोई मीटिंग देखी जा रही है, कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या लूप होल्स हैं जिनको ठीक किया जाए? धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार 9 पाकिस्तानी ईरान के अंदर मारे गए हैं। फिर से एक बार ईरान और पाकिस्तान के बीच तनातनी की बातें हो रही हैं। फिर से एक बार कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों को लड़ाने भिड़ाने की अमेरिकी साजिश हो सकती है, या उसके जो पिट्ठू हैं ISIS वो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, या उनके जरिए दिया गया होगा। सवाल पैदा यह हो रहा है कि आखिर ईरान में इतने सारे हमले अंदर जाकर हो क्यों रहे हैं, इतनी सारी वारदातें अंदर जाकर हो क्यों रही हैं? इस पर खास तरीके से फोकस रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा बात करेंगे गाजा, फलस्तीन और इजराइल से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर, और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी आपका शुक्रिया, एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात करा रहे हैं आप। एक एक चीज को लेके बात करते हैं। 2 महीने की जंगबंदी की बातें चल रही हैं, और इस बार ये बातें चल रही हैं अमेरिका की तरफ से। बताया जा रहा है कि CIA का जो चीफ है उसको काम पे लगा दिया गया और वो कतर के लोगों से बात कर रहा है। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं अभी उसी खबर के सिलसिले में टाइम्स ऑफ इजराइल में देख रहा था, उसकी हेडिंग लगाई है बुलिश प्रपोजल, यानी वो इजराइल की सरकार और मीडिया अमेरिका के प्रपोजल को भी अब एक तरह से अपमानित कर रहा है, और उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल के लिए काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। जैसे कि देखिए, हड़बड़ाहट में क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत ही अहम है देखने के लिए। अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कतर के बारे में कह दिया कि कतर हमास का मेजबान भी है और उसे पैसा भी देता है, और वो फिर भी हमारे कैदियों को नहीं छोड़ा पा रहा है। यानी एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है कतर। अब अमेरिका ने 2 महीने वाले प्रपोजल की बात की है, हालांकि ये अभी आपस में ही बात कर रहे हैं। हमास की तरफ से 2 महीने वाले प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा चुका है, लेकिन अब भी उस पर बात हो रही है, और उसको भी इजराइल एक तरह से अमेरिका के प्रपोजल को भी नीचा करके दिखाने की बात कर रहा है। तो ये हो ये रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हमास को कंट्रोल किया जाए, और मुसलसल ये कहते रहना कि हमास को तबाह करके सांस लेंगे। अभी तक नेतन्याहू का वो या तो गुस्सा नहीं खत्म हो पा रहा है, या वो अपनी जो पब्लिक में जो उनका चेहरा है वो उसको बाकी रखना चाहते हैं, या अपने जो साथी हुकूमत में है शिद्दत पसंद उनको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड पर कहीं
इजराइल को कोई ऐसी कामयाबी नजर नहीं आ रही, या जिसे कहते हैं ना कि तुरप का पत्ता कोई उसके हाथ में ऐसा नहीं है जैसा कि हमास के पास है। लेकिन इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि अमेरिका अब कमांड अपने हाथ में लेना चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कमांड उनके हाथ में रहे, लेकिन अब नेतन्याहू को हटाने तक की बातें चल रही हैं, तो दोनों का आपस में टकराव के तौर पे भी तो इसको देख सकते हैं ना। एक्सियोस वेबसाइट पे आई है और उसमें कहा कि अब हम ये बरसों तक चलने वाली जंग को हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते और हमारे यहाँ चुनाव है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो ये और ये कहते हैं कि लंबी जंग चलेगी और खत्म किए बगैर सांस नहीं लेंगे। तो ये टकराव की हालत तो बन रही है और इस टकराव की हालत में अब जो बाइडेन के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि जो 7 अक्टूबर के फौरन बाद वो खुद भी इजराइल आए और उन्होंने जंगी बेड़ा भी भेज दिया मेडिटेरेनियन में, अब वो किस तरह से नेतन्याहू को राम करेंगे, कैसे वो रोक पाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह साथ साथ चल रही है कि हुकूमत बदलने की डिमांड अपोजिशन की तरफ से भी और दबे लफ्जों में अमेरिका की तरफ से भी हो रही है। ये जंग के दौरान ऐसा हो पाएगा, सरकार बदल पाएगी, इलेक्शन हो पाएंगे, क्या होगा ये खुद शायद इजरायलियों को भी मालूम नहीं है। आईसीजे का जो फैसला आया है उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिले हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन, पड़े जर्मनी कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन कुछ भी बोल रहा हो, फिर भी खुलकर कह रहा है कि आईसीजे का फैसला लागू होना चाहिए। अमेरिका की जनता भी एक नैतिक दबाव बना रही है, लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। उसके चलते लोग कह रहे हैं कि बाइडेन अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं और उसी के चलते बिलबिला रहे हैं नेतन्याहू। या ये गलत है? नहीं, नेतन्याहू तो बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि आईसीजे ने गलत किया है जो साउथ अफ्रीका के मुकदमे को कबूल किया है, उस पर तो कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। और साउथ अफ्रीका जो है वो हमास टेररिस्ट की नुमाइंदगी कर रहा है, वो ये भी कह रहे हैं। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो ये कत्लेआम का इल्जाम है ये सरासर झूठ है। ये कितनी बड़ी अजीब बात है, जहां 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों और उसे कत्लेआम की डेफिनेशन में मानने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका बहादुर भी उसको क्या ऐसे में मान लीजिए, क्या ऐसे में अगर कोई फैसला अमेरिका कर लेता है कतर के साथ मिलके हमास से, तो वो लागू करवा पाएगा कि भाई उधर से तुम बंधक छोड़ दो, इधर से हम जेलों से लोग छोड़ देंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो तैयार नहीं है। नेतन्याहू बार बार कैदियों के खानदान वालों से और उनके जो स्मोट्रिच है, बेजलेल स्मोट्रिच, उन्होंने ये बात कही है कि भाई ये प्रोटेस्ट होने से हमास की कंडीशंस और सख्त हो रही हैं, इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, प्रोटेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अपने लोगों को इस तरह से खामोश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन और अब तो एक और चीज हुई है, प्रोटेस्ट करने वालों को पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो अब उनको छुड़ाने के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अंदर खलबली है, बहुत ज्यादा खलबली है। और ये जो 2 महीने का प्रपोजल है, उन लोगों को, खुद इजरायली हुकूमत को भी ऐसा लग रहा है कि 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, इतना टाइम हम नहीं देंगे, यानी सारा कुछ फैसला आप ही करेंगे। तो फिर दूसरे की, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि हमास का जवाब नहीं आ रहा है, तो फिर उसके क्या मानी है। हमास की अपनी कंडीशंस हैं, वो जंग बंद कराना चाहता है, जंग पूरी तरह से बंद हो तो कैदियों के अदला बदली हो। लेकिन यहां अमेरिका अलग अलग नए किस्म के, अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका गाजा जंग के बाद के लिए कॉन्टैक्ट ग्रुप बना रहा है अरब मुल्कों का, ताकि बाद में कैसी हुकूमत हो, क्या कुछ हो, और यहां इजराइल तबाह करे और अरब मुल्कों से पैसा लगवाओ। ये देखिए, ये नया तमाशा शुरू होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी समझौते की जो बात चल रही है, जंगबंदी की जो बात चल रही है, उसमें सबसे अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका आगे बढ़ के अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कोई ऐसा फैसला ले लेता है कतर के जरिए हमास के साथ मिलकर, तो उसको लागू कैसे कराएगा, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर आई है, मिस्र की सरकार ने कहा है कि हम अपना राजदूत वापस बुला सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने धमकी दी है कि वो राफा बॉर्डर पर सेना उतारने जा रहा है फिलाडेल्फी बनाने के लिए। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मिस्र का और जॉर्डन का तो ये हाल होना है आज नहीं तो कल। अब से पहले वो इजरायली प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हैं, इजराइल की मर्जी से चलते रहे हैं,
जब बिल्कुल गला घुटने लगे तो वो इजराइल के खिलाफ बोलने लगे, तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर ये पोजीशन मजबूत पहले से लेते, फिलिस्तीनियों के हक में अपनी पोजीशन लेते, अपने लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक फैसला लेते, जिस तरह से हूथियों ने लिया है। यमन के हूथी यही कह रहे हैं ना कि हम अपने लोगों के जज्बात और हमारी जिम्मेदारी की बुनियाद पर हम फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में हम खड़े हैं। क्या ये चीज अगर ये मिस्र और जॉर्डन भी कर लेते तो ये जंग यहां तक चलती नहीं। अब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद अब लेकिन जब इजराइल कमजोर हो गया, जब इजराइल इतना कमजोर हो चुका है लड़ लड़ के, अमेरिका भी उसका साथ छोड़ के भागने को एक तरीके से तैयार है, तो अब तो ये लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम अपना राजदूत वापस बुला लेंगे, तो ये भी इजराइल को झटका ही दे रहे हैं ना। हाँ, झटका, बेशक बेशक झटका है। देखिए, एम्बेसडर्स की हालत इनकी ये है। मुझे याद है तकरीबन 6-8 महीने पहले जिस मस्जिद अल अक्सा की तौलियत यानी जो मैनेजमेंट ऑफिशियली जॉर्डन के हाथ में है, जॉर्डन के एम्बेसडर को मस्जिद अल अक्सा जाने से रोक दिया गया था इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो ये तो इनकी हैसियत है। अब ये एम्बेसडर वापस बुला लें या ना बुला लें, इजराइल की गोद में तो वो बैठे हुए हैं ही, कौन सा ऐसा फर्क पड़ जाएगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका अपनी एम्बेसी बंद कर दे तो बात समझ में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे कोई बड़ा असर होने वाला है। पैलेस्टाइन अथॉरिटी की डिमांड पर अरब लीग आज एक मीटिंग करने जा रही है, तो आईसीजे का जो फैसला है उसके लेकर वहां पे बातचीत होने वाली है। क्या कुछ निकलने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल अमेरिकी और इजराइल और अमेरिका की पसंद की कुछ बातें कही जाएंगी, कुछ 2-4 बातें ऊपर नीचे करके जज्बाती कर ली जाएंगी, ताकि ये कह दिया जाए कि अरब लीग भी कोई फिलिस्तीनियों के लिए बात कर रहा है। अब से पहले हमने देखा रियाद में जो मीटिंग हुई थी, ओआईसी, अरब लीग, इन सब की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी अरब और उससे अलावा 7 मुल्कों ने, टोटल 8 मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से रोका था बाकायदा। तो अब भी इजराइल की हिमायत में ही कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हो सकता बोलने के लिए कोई बयान ऐसा दे दिया जाए जिससे कि जज्बात लोगों के जरा कंट्रोल कर ली जाए। निकलने वाला कुछ नहीं है वहां से। यानी कि बिरयानी खाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे गोविंदा का कहना है खा खुजा, बत्ती बुझा और सो जा। खैर, अब चलते हैं ईरान और पाकिस्तान के मामले की तरफ। शरावन नाम का शहर बताया जा रहा है ईरान में, 9 वहां पे मजदूरों को पाकिस्तान के हलाक कर दिया गया, 3 को घायल कर दिया गया। जो 3 हमलावर हैं वो फरार हो गए। इससे पहले अभी करमान के एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके की घटना एक फौजी ने अंजाम दी थी, अपने ही 5 साथियों को मार दिया गया था, वो भी नहीं पकड़ा गया। ये चल क्या रहा है ईरान में? देखिए, ये बॉर्डर इलाका जो है ये काफी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ अब से पहले 2010 तक जुंदुल्ला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, टेरर ग्रुप था, वो एक्टिव था। फिर उसमें अब्दुल मलिक रेगी को जिस तरह से ईरान ने पकड़ा था, फांसी दी, उसका वो रुका। उसके बाद जैशल अदल के नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ और इन्होंने भी वही काम किए। देखिए, बुनियादी तौर पर CIA या जितने भी मुसलमान मुल्कों के दुश्मन हैं, एक तो फॉर्मूला उन्होंने पकड़ा हुआ है कि किसी तरह से सुन्नी शिया कलर दो और अपना काम निकालो। ईरान को किसी भी तरह से तनहा करने के लिए कि पड़ोसी मुल्कों से उसके ताल्लुकात खराब हो जाए, वो ऐसे वक्त में अपने एजेंटों से काम लेता है। और उन एजेंटों को ही मारने के लिए पिछले दिनों ईरान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाइयां हुई। ये दोनों मुल्कों में एक दूसरे मुल्क में क्राइम करके भाग जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये उसी तरह का जिस तरह से पिछले दिनों रस्क में एक हमला हुआ था, 11 पुलिस वाले मारे गए थे, या उसके अलावा करमान में जो हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए थे, जनरल कासिम सुलेमानी की जहां पर कब्र है। तो उन्हीं टेररिस्ट हमलों का एक सिलसिला है जो जारी रखने की कोशिश करते हैं। ये तो एक पहलू है सर, ये तो बात की जा सकती है कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध बेहतर हो रहे हैं, राजदूत दोनों एक दूसरी जगह पहुंच गए हैं। इसके अलावा 29 तारीख को ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। मान लेते हैं भाई संबंध बिगाड़ने के लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। ईरान की क्या खुफिया जो व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। किरमान में 2-2 बम फट जाते हैं। किरमान के एयरपोर्ट पे एक ही फौजी गोली चला के अपने साथियों को मार देता है। 12 पुलिस वाले पहले मार दिए जाते हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान पे हमला किया जाता है और अब ये घटना हो जाती है। क्या ध्वस्त हो गई है खुफिया व्यवस्था वहां पे?
और देखिए, हर हुकूमत अपने तरीके से खुफिया व्यवस्था तो चलाती है। बहुत मौकों पर वो कामयाब होती है, कभी कभी नाकाम भी होती है। ये तो बिल्कुल एक एक खेल होता है, जैसे छुपा छुपी का खेल है कि कभी उधर वाले हावी हो गए, कभी इधर वाले हो गए। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि वहां की खुफिया और होम डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से। अब उस बीच में भी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो तो देखिए कहीं भी हो सकती हैं। इसलिए पूरी तरह से चौपट हो गए या बहुत अच्छे हैं, ये दोनों चीजों में बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो है। क्या सरकार के बीच में, क्योंकि सरकार अलग एक सिस्टम पूरा चलाती है और वहां की आईआरजीसी जो है वहां के सुप्रीम लीडर के अंडर चलती है, इन दोनों के बीच में आज फिर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई विरोधाभास है क्या, और इसी वजह से यहाँ पे ये खुफिया व्यवस्था चौपट होती हुई दिखती है? नहीं नहीं, ये नजरिया ठीक नहीं है। पूरी तरह से तालमेल है। और अलग जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखिए उन्होंने अपना एक सिस्टम तो बनाया हुआ है, उनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनके बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो सरकार की ही फौज का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग कोई चीज खड़ी है और वो जो मर्जी में आती है वो अपने कर लेते हैं। बाकायदा तालमेल होता है, हुकूमत का हिस्सा है वो। और जो सुप्रीम लीडर है वो भी मौजूदा सरकार के साथ तो बहुत अच्छा तालमेल है। खुद जब ये इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट बने थे, उनके बारे में अब ये इस हद तक डिस्कस किया जाता है कि आयतुल्लाह खामेनेई के बाद में हो सकता है ये सुप्रीम लीडर बने। तो वो आइडियोलॉजिकल कोई टकराव नहीं है सरकार के और आयतुल्लाह खामेनेई के, और वहां टकराव की हालत है भी नहीं। वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लीडर की हैसियत मुल्क की सरकार की सरपरस्त एक शख्सियत का नाम है। वो कोई टकराव वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि इस हद तक भी होता है। सवाल को लेकिन आगे अगर बढ़ाएं सर, कि आज तक किसी भी हमले के बाद, चाहे किरमान वाला है, अमेरिका ने एक नाम दे दिया ISIS, ईरान ने उसको पकड़ लिया, अपनी कोई जांच करके बताया ही नहीं है। ये अभी जो ये हमले हो रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि मिले जुले हमले थे, पहले ईरान ने पाकिस्तान पे कर दिए, फिर पाकिस्तान ने ईरान में कर दिए, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं हुआ। तो ये जो चीजें चल रही हैं, क्या ये चीजें नहीं दिखाती हैं कि विरोधाभास है? देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में तालमेल का अंदाज तो इस बात से लगता है कि जो अचानक फॉरेन मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर को वापस बुलाने का ऐलान किया, वो ऐलान 2 दिन में ही फैसला बदल गया। मैं उस वक्त भी मैं ये बात कही थी, शायद आपके साथ बात करते हुए, कि उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि बगदाद में और इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिसेज में अमरीकी एजेंट कुछ बैठे हैं जिन्होंने जल्दी से ये फैसला करा दिया ताकि मुल्कों के बीच में ताल्लुकात खराब हो जाएं। लेकिन बाद में वो संभले और वो फैसला वापस लिया गया। और दोनों मुल्कों को इस बात की शिकायत है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग आपके यहाँ पहुंच जाते हैं, उधर से शिकायत है कि हमारे यहाँ टेररिज्म करने वाले आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। और दोनों तरफ सेपरेटिस्ट के ही नाम से हैं, अलगाववाद ही है दोनों तरफ। इधर पाकिस्तान में भी वो अलग स्टेट मांग रहे हैं, उधर ईरान में भी अलग स्टेट मांग रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये दोनों हुकूमतें मिलकर बात कर रही हैं। और मुझे लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट है वो बहुत ही अहम है, और इसमें शायद उनके साथ, डेलीगेशन के साथ, और भी कुछ अहम लोग जाने वाले हैं। जिस वक्त गाजा इजराइल जंग के चलते या फलस्तीन इजराइल जंग के चलते तमाम उंगलियां, तमाम आंखें ईरान की तरफ उठी हुई हैं, तो उस वक्त तो और ज्यादा वहां की खुफिया व्यवस्था चाकचौबंद होनी चाहिए थी। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से वहां पे हमले हुए हैं, वारदातें हुई हैं, उससे सवाल तो उठता है, क्या उन सवालों पे ईरान के अंदर कोई बेचैनी देखी जा रही है, कोई मीटिंग देखी जा रही है, कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या लूप होल्स हैं जिनको ठीक किया जाए? वो सरकारी सतह पर जरूर हो रहा होगा ऐसा, और अवामी सतह पर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। और जिस तरह से इस इलाके को, चूंकि सुन्नी बाहुल इलाका है, जो सीस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है, जाहिदान है, तो इसमें ये करने की तो कोशिश दुश्मन की तरफ से जरूर है कि सुन्नी और शिया के बीच में कोई टकराव पैदा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वहां खुद इस पूरे इलाके में सुन्नियों की नुमाइंदगी हुकूमत में भी है, असेंबलियों में भी है,
और वाइस प्रेसिडेंट है उनके यहाँ एक सुन्नी मुसलमान, तो इसलिए वो वाली गोट तो वहां चल नहीं पाती है। और लेकिन कोशिश पूरी की जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा टकराव बनेगा। हालात काफी हद तक मुझे लगता कंट्रोल में है। कहीं पब्लिक लेवल पर इस किस्म की कोई बेचैनी अभी तक नजर नहीं आई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई रद्द अमल दिया ही नहीं गया। ये जरूर कहा गया कि जांच में सहयोग किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये मामला जरूर देखा जाना चाहिए कि दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने की ये हरकतें, कोशिशें कर कौन रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।